दो होगा, क्रिस्टलाइन और ये, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट में लिख लेना, तो क्रिस्टलाइन इज ट्रू सॉलिड वेयर एज एमॉर्फस इज स्यूडो सॉलिड, जो कि हम लोग डिस्कस किए थे। स्यूडो इसको क्यों बोलते हैं अभी मैं डिस्कस किया था, और क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड बोला जाता है। हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग constituent particles of solid, और क्रिस्टल लिख लें। तो क्रिस्टल्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, कौन कौन से होंगे, ये लिख लो। तो या तो एटम हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स, और दूसरा आयंस, ठीक है। तो क्रिस्टल में या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स या आयंस और मॉलिक्यूल्स। ऐसे जनरली एटम्स और आयंस मिलेंगे, ठीक है, ये बहुत कम रेयर केस में। तो कुछ डेफिनेशन है, उसको हम लोग देख ले, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। लैटिस पॉइंट, पहले क्रिस्टल लिख लो, क्रिस्टल होमोजेनियस पोर्शन ऑफ सॉलिड। क्रिस्टल जो है सॉलिड का होमोजेनियस पोर्शन होता है, ठीक है, और उस होमोजेनियस पोर्शन को ही क्रिस्टल कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट एटम्स आर अरेंज्ड, या रिप्रेजेंटेड लिख लेना, एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स इन a space is called lattice point। तो स्पेस में एटम को पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और उसी पॉइंट को ही लैटिस पॉइंट कहा जाता है।
ठीक है। सपोज कि कोई एटम मैं ले लिया सोडियम या कोई भी, तो Na+, इस तरह से ये अगर अरेंजमेंट किया गया है इस तरह से, अब इसी को यहाँ हम लोग इधर दिखेगा ना, पॉइंट से हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। और इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स को या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लैटिस पॉइंट बोला जाता है। स्पेस में ऐसे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेस का मीनिंग कि 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 3D में अगर हम लोग या स्पेस में ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, इस दिखाते हैं पॉइंट से, तो इसी को लैटिस पॉइंट बोला जाता है। कहाँ पे? ये सब सोडियम प्लस है आयन, Na+, Np नहीं है, Na है, Na+ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, ये लैटिस पॉइंट था, ये है स्पेस लैटिस। तो इसमें लिखना अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स, हाँ, arrangement of lattice points in a space, arrangement of lattice points in a space is called space lattice. Arrangement of lattice point, arrangement of lattice point in a space is called space lattice. हो गया? यानी इसमें यहां ध्यान दो, ये इच कंपोनेंट को या इच जो पॉइंट हम देख रहे हैं, इसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं। एक को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लैटिस पॉइंट। ये सब अपने आप में क्या एक लैटिस पॉइंट है। इसी का अरेंजमेंट कर दिए 3D में या 2D में या स्पेस में, तो इसको पूरे को क्या बोला जाएगा? पूरे अरेंजमेंट को स्पेस लैटिस बोला जाएगा। आ समझ में? तो वहां पे इच पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लैटिस पॉइंट। और उसका अरेंजमेंट कर दिए तो क्या हो गया? स्पेस लैटिस। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो, यूनिट सेल। यूनिट सेल, इसमें लिखना द combination of lattice point which is repeated
which is repeated throughout the crystal, is known as क्या? यूनिट सेल. तो लैटिस पॉइंट को जो हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, जो बार बार रिपीट करेगा पूरे क्रिस्टल में, उस यूनिट को यूनिट सेल बोला जाएगा. रिपीटिंग टर्म को यूनिट सेल बोला जाएगा. हर एक रिपीटिंग टर्म को यूनिट सेल बोला जाएगा. सपोज इसके लिए मैं जैसे एग्जांपल लिया, यहाँ पे ऐसे मैं देख ले, यहाँ पे इस तरह से हम अरेंजमेंट कर दिया. इधर ठीक है. तो इस तरह से आगे भी हम कर सकते हैं. यहाँ ध्यान दो, अब मैं इधर जाऊं, ठीक है, इधर जाऊं, यानी हर एक टू स्फीयर को क्या करना है, यानी हर एक एटम के सेंटर को दोनों से कनेक्ट करना है. यानी इस एटम का सेंटर, इस एटम का सेंटर. देखो तो क्या बनाया, जब एटम सेम है तो रेडियस सेम होगा ना. तो ये यूनिट सेल. फिर अगर मैं दूसरा भी देख लूं, यानी और भी नीचे बना सकता हूं इधर. ठीक है. तो अगर मैं इस एटम को ले लिया और इस एटम का, फिर ये देखो तो रिपीट कर रहा है ना सेम. फिर आगे ये मैं ले लिया, इस तरह से ये ले लिया. ठीक है. फिर ये इस तरह का, तो सेम यूनिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना. तो ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल. जो बार बार रिपीट कर रहा हो ये सेम टाइप का. ठीक है. कॉम्बिनेशन करने पे, लैटिस पॉइंट को जोड़ने पे, तो उस यूनिट्स को यूनिट सेल बोलेंगे. यानी एक क्या होगा इसमें, हर एक एक जो है अपने आप में यूनिट सेल है. ठीक है. तो इसको लिख लेना, ये एक यूनिट सेल हो गया. ये सभी अपने आप में एक एक यूनिट सेल हुआ. इसी को रिप्रेजेंटेटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है. यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल. ठीक है. यानी इस क्रिस्टल का, ये पूरे क्रिस्टल है. क्रिस्टल अभी मैं बताया था कि सॉलिड का होमोजेनियस पार्ट होता है. ठीक है. और इस पूरे यानी क्रिस्टल का एक क्या है, हर एक अपने आप में एक एक यूनिट सेल है. और रिप्रेजेंटेटिव यूनिट सेल भी इसको बोला जाएगा. तो अगर इस साइड को मैं ए यूनिट मान लो, तो ये भी क्या होगा, ये यूनिट होगा ना. ठीक है. अब डिफरेंट भी हो सकता है. अगर एटम डिफरेंट होगा तो डिफरेंट होगा, लेकिन एटम अगर सेम है तो क्या होगा, वो भी सेम होगा. अगला पॉइंट लिखना, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना इसमें
1D यूनिट सेल यानी वन डायमेंशनल यूनिट सेल। तो वन डायमेंशनल यूनिट सेल किसको बोलेंगे? जैसे बहुत सारे एटम्स है, उन सबको मैं एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट कर दिया एक लेयर बना करके। यानी सपोज कि ऐसे देखो यहाँ पे इस तरह का बहुत सारे हम एटम्स लिए और उसका अरेंजमेंट इस तरह से मैं कर दिया। देख रहे हो, ये वन डायमेंशनल हुआ। तो इनका ये सेंटर से एंड इच कंसेक्यूटिव टू एटम का रेडियस कितना होगा? आर होगा, कांस्टेंट होगा। और ये यहाँ पे से कितना डिस्टेंस होगा? इसको मैं आर मान लिया या ए यूनिट मान लिया। देखो तो हर एक क्या होगा? जितने भी रिपीट करेगा ये भी ए होगा, ये भी ए यूनिट होगा, ये सारे के सारे ए यूनिट होंगे। इसमें कुछ एंगल वगैरह है? नहीं है। क्या है ये? तो इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? लिख लेना, ओनली वन पैरामीटर्स इज रिक्वायर्ड। तो वन डायमेंशनल के लिए ओनली वन पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, पॉइंट बी लिखना है इसमें। ये 1D का है। अब 2D, टू डायमेंशनल यूनिट सेल। तो टू डायमेंशनल के लिए दो लेयर बनाना पड़ेगा, जो अभी हम लोग ये जैसे देख रहे थे। यानी एक लेयर में ऐसे जो है इसको अरेंज कर लिया एटम्स का। अब इसी पे एक दूसरा लेयर में बना दिया। देखो तो जब दो लेयर बना दिया तो एक ये हो गया और ये। यानी ये रिपीट जो कर रहा है यहाँ पे, ये अपोजिट साइड सेम होगा लेंथ। तो अगर मान लिया कि ये यूनिट ए यूनिट है, ये लेंथ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं मान लिया कि बी है। ठीक है, अब इसके बीच क्या कुछ एंगल भी है ना? ये क्या कुछ एंगल होगा? कितना एंगल होगा? 90। तो यहाँ पे कितने पैरामीटर्स की नीड हो रही है? ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, यानी कहने का मीनिंग ए बी एंड थीटा। कितने पैरामीटर्स है? 3। तो फॉर टू डायमेंशनल यूनिट सेल के लिए कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है? 3। तो इसमें लिख लेना 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 2D। 3 पैरामीटर्स ए बी एंड थीटा। ठीक है, 3 पैरामीटर्स are required for 2D यूनिट सेल। तो 2D यूनिट सेल के लिए 3 पैरामीटर्स की जरूरत होगी, लेंथ, ब्रेथ और एंगल।
तो इस तरह से इसमें बहुत सारे रिपीट करेगा, रिपीटिंग टर्म्स है, रिपीटिंग यूनिट्स है, जिसको हम लोग 2 डायमेंशनल यूनिट सेल बोलेंगे। तो उसमें एक ही पैरामीटर्स था, तो कोई दूसरा यूनिट सेल नहीं बना, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा। इसमें 3 पैरामीटर्स आ रहा है, तो अब इस पैरामीटर्स का जो है चेंज करके एंगल और प्रिमिटिव्स को चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट हम लोग यूनिट सेल जो है ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो 2D पैरामीटर्स के 2D यूनिट सेल के लिए कितने पैरामीटर्स के बेस पे कितने यूनिट सेल हो सकते हैं वो देखते हैं। तो लिख लेना, टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ 2D यूनिट सेल, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल कौन कौन से होंगे, बताओ कौन कौन सा हो सकता है 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। ये कैसा हुआ, स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो एक तो यहां पे फर्स्ट में लिख लेंगे हम लोग, जैसे वहां से आया तो फर्स्ट में लिख लेना स्क्वायर यूनिट सेल। स्क्वायर यूनिट सेल का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, यानी इसमें साइड लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर मैं इसको ए यूनिट माना और तो इसको बी मानूंगा, और ये एंगल जो है होगा 90 डिग्री का, तो ए इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, बी, और थीटा कितना होनी चाहिए, 90 डिग्री। स्क्वायर के लिए ये कंडीशन, यानी ए बी दोनों साइड लेंथ इक्वल और एंगल 90 डिग्री। चलो, सेकंड इसका 2D का होगा यूनिट सेल में, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल के लिए क्या होगा, यानी इस तरह का मैं ले लिया यहां पे, ये तो दिखने से भी लग रहा है, देखो तो ये मैं अगर इसको ए यूनिट माना तो ये बी यूनिट मान लो, और ए और बी, और यहां पे एंगल, तो ए और बी क्या सिमिलर होगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थर्ड टाइप ऑफ 2D यूनिट सेल में हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल 2D में, इसके लिए ये होनी चाहिए यानी इसके लिए कंडीशन है कि ए इक्वल्स टू बी एंड थीटा कितना होने चाहिए, 60 डिग्री। तो साइड लेंथ इक्वल होनी चाहिए और थीटा थीटा 60 डिग्री होनी चाहिए, 90 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया, तो इसको मैं बी यूनिट मान लिया।
तो ये हेक्सागोनल 2D यूनिट सेल हुआ। ठीक है, चलो फोर्थ में रोम्बिक यूनिट सेल। ठीक है, लिखो रोम्बिक यूनिट सेल। तो रोम्बिक यूनिट सेल में A इक्वल्स टू B बट थीटा नॉट इक्वल्स टू 60 डिग्री और थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ना तो 60 होनी चाहिए और नहीं, यानी साइड लेंथ इसमें भी सेम रहेगा, लेकिन एंगल 60 भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एंगल 60 हो गया तो फिर हो जाएगा हेक्सागोनल, और एंगल 90 हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रोम्बिक के लिए ये कंडीशन है। क्या मैं एक एक्यूरेट मेजर करके थोड़े मैं कंडीशन लिख दिया हूं, ये समझ में आ रहा है ना? मेजरमेंट करके मैं थोड़े वहां पे डायग्राम बनाया हूं, कंडीशन लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, अब अपना कॉपी है तो स्केल से मेजर करके बना लो। यहाँ लिखा हुआ है क्लियर, थीटा 60 होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें थीटा 60 भी नहीं होनी चाहिए, 90 भी नहीं होनी चाहिए, और साइड लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब रोम्बिक का कैसा होता है? जब ऐसा यानी बोल रहा है साइड लेंथ, तो इस टाइप से कुछ हो जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, यानी ठीक है, इसमें ये एंगल क्या होता है? अपोजिट एंगल इक्वल होता है रोम्बिक में, ये और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और रोम्बस में क्या होता है? ये जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 पे कट करता। ठीक है, तो ये साइड लेंथ अगर ये यूनिट है तो ये बी यूनिट मान लो, जो कि दोनों क्या है? सेम है, और थीटा इसमें 60 भी नहीं होगा और 90 भी नहीं होगा, इसका डायगोनल 90 पे कट करता है। तो ये कितना हो गया? 4, एक और इसमें आएगा, और 5 नंबर है पैरेललोग्राम। यूनिट सेल, तो पैरेललोग्राम यूनिट सेल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? पैरेललोग्राम क्या होता है? साइड लेंथ क्या इक्वल होनी चाहिए? नहीं, पैरेललोग्राम होने के लिए साइड लेंथ इक्वल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एंगल भी 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में इस तरह से सपोज कि इस तरह का मैं बना लिया। अब देखो यहां पे इसमें देखो साइड लेंथ क्या है? डिफरेंट है ना? ये ए यूनिट में मान लिया और इसको बी यूनिट, यानी ए नॉट इक्वल्स टू बी, और थीटा भी इसमें 90 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 90। तो 2D से 2 डायमेंशनल से टोटल कितने यूनिट से लाया? 5। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ primitives and interfacial angle there are 5 Bravais lattice for 2D। यहां पे लिख लेना, there are 5 Bravais lattice
फॉर 2D यूनिट सेल। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं 2 डायमेंशनल से या 3D से ब्रेवियस लैटिस कितने बनेंगे, यानी 1D में तो कुछ नहीं है, एक 2D में 5 आ गया, यानी सिर्फ एंगल को साइड लेंथ को चेंज कर करके 5 ब्रेवियस लैटिस आया। ठीक है, चल हो गया। क्या हुआ? ब्रेवियस उसका नाम दे दिया। टोटल कितने यानी कि बन रहे हैं प्रिमिटिव्स और इंटरफेशियल एंगल को चेंज कर करके। ठीक है, तो एक पॉइंट में लिख लेना, ए क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ a crystal consists of large number of unit cell which depends on the size of crystal, that is size of crystal, that is shape and size, of unit cell, depends on the primitives and interfacial angles, यानी एक ही क्रिस्टल में बहुत सारे यूनिट सेल हो सकते हैं और होते भी हैं, और उसके साइज पर डिपेंड करता है, यानी उसका साइज पे डिपेंड करने का मीनिंग कि यूनिट सेल का शेप और साइज। ठीक है, और यूनिट सेल का शेप और साइज किस पे डिपेंड करेगा? प्रिमिटिव्स पे और इंटरफेशियल एंगल पे। प्रिमिटिव्स यानी कि इनका लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या है। ठीक है, क्योंकि 3D में तीनों आ जाएगा, हाइट भी आएगा, लेंथ भी आएगा, ब्रेथ भी आएगा। ठीक है, यहाँ 2D में है तो लेंथ और ब्रेथ 2 आ रहा है और एंगल आ रहा है, तो इसको चेंज कर करके ही तो हम लोग डिफरेंट यूनिट सेल बनाए हैं। सबका नाम अलग अलग है, किसी में थीटा 60 है, किसी में थीटा 90 है, किसी में 90 भी नहीं है, ठीक है, 60 भी नहीं है, किसी में एंगल साइड लेंथ इक्वल है, किसी में डिफरेंट है। तो प्रिमिटिव्स और इंटरफेशियल एंगल को चेंज कर करके डिफरेंट हम लोग लैटिस जो है यूनिट सेल बना रहे हैं, जिसको हम लोग टोटल को ब्रेवियस लैटिस बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये 2D का है। अब 3D के लिए लिखो 3 डायमेंशनल यूनिट सेट, 3D यूनिट सेल। तो 3D के लिए क्या होनी चाहिए? तो देखो यहाँ पे, इसमें भी मैं एक लेयर यहाँ पे
एटम्स को एक लेयर अरेंज कर दिया मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक लेयर अरेंज कर दिया। अब इन दोनों के ऊपर एक तीसरा लेयर में जमा दिया, यानी दो लेयर यहाँ पे मैं जमाया हूँ। एक लेयर ये हो गया फर्स्ट लेयर, एक दूसरा ये हो गया। अब यहाँ पे जो ये बच रहा है, यानी ये वॉइड स्पेस वाला जो है, इस पर मैं क्या कर दिया, एक एक अरेंज कर दिया इस तरह से। तो कितने लेयर बना है, 3, ठीक है। 2 लेयर के ऊपर जो स्पेस बच रहा है उस पर हम तीसरा लेयर जमा दिया एटम को, तो तीनों यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3D का होगा, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल यहाँ से बनेगा। तो 3 डायमेंशनल यूनिट सेल जो बनेगा इसमें एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा। अब वो देखते हैं कि इसमें कैसा बनेगा। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सपोज कि ये एक तो 3D में इस तरह का आएगा। क्यूब टाइप्स, ठीक है। तो देखो तो इसमें तीनों है ना, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है। अगर इसको y मान रहे हो तो इसका नेगेटिव, इसका डाउनवर्ड क्या जाएगा, नीचे नेगेटिव y। और इसको इधर x मान रहे हो तो इधर नेगेटिव x, और इसको z मान रहे हो तो इधर नेगेटिव y z जाएगा, z, x y z तीनों, ठीक है। तो 3D में है, ये क्यूब बना हुआ है, क्यूब टाइप से है यहाँ पे। अब यहाँ पे एंगल और साइड लेंथ, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों आएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखो, मैं ये ओरिजिन हो गया, इसको मैं अल्फा मान लिया, ये अल्फा एंगल है, तो ये क्या होगा, इसको मैं बीटा मान लिया, ठीक है। तो इसको क्या मानो, गामा। 3 एंगल आ रहा है, तो साइड लेंथ भी तो 3 है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा, ठीक है। तो इसको भी कुछ कंसिडर कर लो। यहाँ पे मैं ए इसको मान लिया, ए यूनिट, ठीक है। इसको मैं बी यूनिट मान लिया, ठीक है। और ये यूनिट, ये बी यूनिट, ये क्या हो गया, सी यूनिट्स, ठीक है। इसको सी मान लो। यानी यहां पे कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी क्यूबिकल यूनिट सेल बनाने के लिए, 6 पैरामीटर्स, यानी ए बी एंड सी, एंड अल्फा बीटा एंड गामा। इसका मीनिंग देयर आर 6 पैरामीटर्स इज रिक्वायर्ड फॉर 3D यूनिट सेल। लिख लेना। Six parameters are required for 3D unit cell. तो 3D से टोटल कितने यूनिट सेल बनेंगे, इस इंटरफेसियल एंगल और प्रिमिटिव्स को चेंज कर करके वो देखते हैं। फर्स्ट में क्यूबिकल
यूनिट सेल, 3D क्यूबिकल यूनिट सेल, इसके लिए क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और क्या होनी चाहिए, पहले मैं बना दे रहा हूं यहां पे देख लो, ठीक है। तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ठीक है। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होनी चाहिए, एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, और कितना होनी चाहिए, 90 डिग्री। क्यूबिकल यूनिट सेल के लिए तीनों एंगल 90 डिग्री का होनी चाहिए, और साइड लेंथ, इच साइड लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो क्यूबिकल बनेगा। चलो सेकंड पॉइंट इसमें लिखना, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल यूनिट सेल देखो तो, टेट्रागोनल में दो साइड लेंथ क्या है, सेम है, और एक क्या है, डिफरेंट है। इसका मीनिंग कि यहां पे इसके लिए क्या कंडीशन होगा, A इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, और दो एंगल सेम है या ऑल एंगल सेम है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ईच एंगल 90 डिग्री का होनी चाहिए, और एक साइड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए टेट्रागोनल के लिए। चलो थर्ड पॉइंट है हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए इसमें इस तरह का बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये है, और ये आ जाता है यहाँ पे, ये बैक में रहता है इसलिए पता नहीं चलता है कि यहाँ पे पता चल रहा है, ये होता है। तो ये हो गया हेक्सागोनल यूनिट सेल। ऊपर एक टॉप पे साइक्लोहेक्सेन टाइप से है और बॉटम पे साइक्लो, यानी ये
बॉटम हो गया, ये उसका रूफ हो गया, छत हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें एंगल कितने टाइप से, दो टाइप का। ये एंगल कितना है 120 का, ये एंगल 120 का है, और अदर जितने भी हैं ये एंगल एक दूसरे से कितना है 90 पे है, यानी दो एंगल क्या होगा 90 और एक एंगल 120। और साइड लेंथ क्या होगा, एक डिफरेंट आ रहा और दो क्या होगा सेम होगा। यानी यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, A इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल्स टू सी, एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा कितना 90 डिग्री, एंड गामा नॉट इक्वल्स टू सॉरी गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। क्या हुआ, नहीं समझ में आया, दिखाई नहीं दे रहा इधर वाला। अच्छा, हो गया। तो फोर्थ में लिखना ऑर्थोरोम्बिक। मिटा दो, हो गया सबका। यस, फोर्थ पॉइंट है ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक सेल, तो ऑर्थोरोम्बिक सेल ये लाइक मैच बॉक्स होता है, यानी जो माचिस का डब्बा देखे हो ना, जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक का होता है। यानी उसमें तीनों साइड लेंथ क्या है डिफरेंट है। माचिस का जो बॉक्स है देखो, उसमें तीनों साइड लेंथ क्या सेम रहता है, नहीं, थिकनेस अलग रहता है, लेंथ अलग रहता है, ठीक है, और ब्रेथ अलग रहता है। यानी उसमें जो है LBH यानी ABC तीनों डिफरेंट होगा, लेकिन एंगल क्या रहता है, सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है ना। तो इसको सबसे बेस्ट तरीका है याद रखने का, ऐसे तो भूल जाओगे। हाँ, अब अगर ये याद है जब मैच बॉक्स की तरह होता है तो इजी वे में कर सकते हो, क्योंकि मैच बॉक्स का तीनों साइड लेंथ डिफरेंट और ईच एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मीनिंग इसके लिए कैसे बना सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे 3D में तो एक्चुअल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे। ठीक है,
से दिखने से लग रहा है, ठीक है। यानी इसमें साइड लेंथ ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ईच एंगल 90 डिग्री का होनी चाहिए। चलो नोट कर लो। अब देखो तो यहां थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, ये अलग लेंथ लग रहा है, ये अलग और ये अलग लग रहा है ना, तीनों साइड लेंथ क्या डिफरेंट, लेकिन एंगल सब के सब 90 डिग्री। फाइव नंबर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। तो रोम्बोहेड्रल इसके लिए देखो, याद करने के लिए एक ट्रिक्स है कि डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड क्यूब की तरह इसका शेप होता है। और डिस्टॉर्टेड क्यूब का मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले एक क्यूब बना लो और क्यूब का साइड लेंथ क्या होगा इक्वल, ठीक है, ये क्यूब हो गया। अब क्यूब का ऑल साइड्स क्या होगा, सेम लेंथ का होगा। इसका मीनिंग कि ऐसे केस में यहां भी a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होगा, लेकिन अल्फा बीटा और गामा ये क्या होगा। अब क्यूब बना करके क्या करो कि इस पर थोड़ा सा फोर्स लगा दो, ठीक है, क्यूब जिस पेपर का बना लिया क्यूब, अब बना करके उस पर फोर्स लगा, थोड़ा सा पुश कर दो, दबा दो, तो क्या उसका साइड लेंथ थोड़े चेंज करेगा, साइड लेंथ तो वही रहेगा, लेकिन एंगल सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है, एंगल उसका सबका चेंज हो जाएगा। यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी आपस में बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री का नहीं होंगे, ठीक है। चलो नोट करो। और 6 नंबर है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। और 7 नंबर है ट्राई क्लिनिक यूनिट सेल। तो मोनोक्लिनिक के लिए यहां पे कंडीशन हो जाएगा कि ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा एक होनी चाहिए, सॉरी अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा, और दूसरा है गामा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। सॉरी एक मिनट इसमें ये लिख लेना, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और ये हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें तीनों में कोई इक्वल नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन, इसमें देख लेना, लेकिन यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा, ठीक है, एंड नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री।
यानी इसमें ना तो तीनों एंगल इक्वल होगा और ना ही 90 डिग्री होगा और साइड लेंथ भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे अनसिमेट्रिक जो यूनिट सेल होगा यही होगा, यानी ट्राइक्लिनिक। इसमें कहीं सिमेट्रिसिटी नहीं है, साइड लेंथ भी सब डिफरेंट और एंगल भी सब डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हो दिस इज मोर सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक, सबसे ज्यादा डिसिमेट्रिक यही होगा। तो टोटल कितना आ गया 7, 2D से 5 आया और 3D से 7 ब्रेवियस लैटिस आ गया। ठीक है, सेवन ब्रेवियस लैटिस फॉर 3D। क्या हुआ, ये मोर अनसिमेट्रिक या डिसिमेट्रिक, सबसे ज्यादा मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा यूनिट सेल, क्योंकि हर एक साइड लेंथ डिफरेंट है, हर एक एंगल डिफरेंट है। तो सबसे ज्यादा डिसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक बोले, हाँ यही होगा, ट्राइक्लिनिक होगा। तो 3D क्रिस्टल में टोटल 7 ब्रेवियस लैटिस आ रहा है, और वो कौन कौन सा है, तो यहां पे इसको ऐसे याद रख सकते हो, टीटी मजिस्ट्रेट चोर, टीटी मजिस्ट्रेट चोर, यानी कि ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक, टेट्राहेड्रल, मोनोक्लिनिक, क्यूबिकल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 ब्रेवियस लैटिस। ठीक है, क्या हुआ, नाम तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं ना, उसी को मैं यहां शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, वो ट्रिक्स में बताया याद रखने के लिए, नाम तो मैं ऑलरेडी नाम और उसका पूरा जो है स्ट्रक्चर बता ही चुके। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला टीटी मजिस्ट्रेट चोर। अब इस 7 से टोटल कितने यूनिट सेल आएंगे 3D से, तो इन 7 से बनने वाले टोटल जो यूनिट सेल है, यानी टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल फ्रॉम 3D क्रिस्टल इज इक्वल टू 14। यानी इन सब से बनने वाले, जिस तरह से यानी ये सब आ रहा है अलग अलग, फिर उनसे भी किसी का 2 पार्ट है, किसी का 4 है, किसी का 1 है, तो इस तरह से टोटल कितना आता है 14। आया समझ में। अब इसके लिए भी
जो है मैं लिख दे रहा हूं ट्रिक्स जो है याद करने के लिए, इसका कॉन्टेक्ट नंबर याद रख लेना, ठीक है, यानी 1223141 इसका कॉन्टेक्ट नंबर है। अब इन सबको ऐड करो, देखो 14 आ रहा है, इन सबको ऐड करो, 1 + 2 3, 3 + 2 5 + 3 8 + 1 9 + 4 13 + 1 कितना आएगा? 14 आएगा ना। तो इन सबको ऐड करोगे तो 14 ब्रेवियस लैटिस आ जाएगा, यानी इसी के अकॉर्डिंग है। इसके लिए एक है, फिर इसके लिए 2 है, इसमें मोनोक्लिनिक में फिर 2 बनेगा, क्यूबिकल में 3 बनेगा, और हेक्सागोनल में 1 बनेगा, ऑर्थोरोम्बिक में 4 और रोम्बोहेड्रल में 1। तो सबसे ज्यादा यूनिट सेल किसका बन रहा है? ऑर्थोरोम्बिक का, उसमें 4 बन रहा है। तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछते भी हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट सेल कैन बी फ्रॉम द दैट ब्रेवियस लैटिस, या कौन सा होगा? तो ये सब ब्रेवियस लैटिस जो अभी मैं बताया, और उनसे ये फिर जो है अलग अलग करके डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, टोटल 14। तो सबसे ज्यादा ऑर्थोरोम्बिक से बनेगा, जो कि 4 बनेगा, ठीक है। लेकिन ये इस टाइप से अब क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें मैचिंग टाइप से दे देगा, साइड लेंथ दे दिया, एंगल वगैरह दे दिया, पूछ लीजिए कौन से यूनिट सेल का ये लिए मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसमें इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को इसका डिटेल में डिस्कस करनी है, पढ़ना है, इस स्टडी करनी है। कौन सा? क्यूबिकल का। इन सब का आगे अब हम लोग को नहीं पढ़ना, यहीं तक इन सब को हम लोग को यूज था। अब आगे हम लोग डिटेल्स में इस पार्ट का ही, इस यूनिट सेल, क्यूबिकल यूनिट सेल का डिस्कस करनी है। इसमें 3 है ना, यहाँ पे देखो तो, इसमें कितने यूनिट सेल है? 3। क्या हुआ? क्या हुआ टोटल? हाँ, पहला वो पहला है ट्राइक्लिनिक है, और उसके बाद टेट्रागोनल। अब 2 टीटी है तो हाँ थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लिख लेना। पहला जो है ट्राइक्लिनिक, उससे एक ही बनेगा, और उसके बाद टेट्रागोनल है। यहाँ 2 टी सेम है ना, तो फर्स्ट वाला टी लिख लेना ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, और दूसरा है टेट्रागोनल। हो गया? एक और पॉइंट लिख लेना, एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है लैटिस पॉइंट। तो ऐसे लैटिस पॉइंट का हम लोग लिख चुके हैं। एक और अल्टरनेटिव इसका डेफिनेशन है, द साइड्स ऑफ constituent particles, constituent particles, जिसको एटम कह सकते हैं, या मॉलिक्यूल, या आयंस, ठीक है। तो साइट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स in a unit cell is called, क्या होगा? लैटिस पॉइंट। यानी यूनिट सेल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां कहां पे रखे जा सकते हैं, उसी साइट को क्या बोलेंगे? ये लैटिस पॉइंट बोलेंगे। तो लैटिस पॉइंट का एक और भी मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं। और ये तब लैटिस पॉइंट क्या क्या हो सकता है यूनिट सेल में, तो यहां पे लिख लेना लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट
Morphology. एक तो कॉर्नर्स, दूसरा फेस सेंटर या सेंटर ऑफ फेस लिख सकते हो। थर्ड है सेंटर ऑफ एज लिख सकते हो। और फोर्थ है बॉडी सेंटर। ठीक है, तो ये सब जो है लैटिस पॉइंट्स है या साइट कह सकते हैं जहां पे एटम्स को या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रखे जाते हैं। तो कॉर्नर्स पे रखे जाते हैं, फेस सेंटर पे रखे जाते हैं, एज सेंटर पे रखे जाते हैं, बॉडी सेंटर पे रखे जाते हैं। चार जो है लैटिस साइट्स होता है, ये लैटिस पॉइंट। तो क्यूबिकल यूनिट सेल देख लो। ये क्यूबिकल यूनिट सेल हुआ। ठीक है, अब इसमें ये जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्नर। ये सभी कॉर्नर है। ठीक है, कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं? जैसे इसको मान लो जो क्यूब टाइप से है, तो एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा वो कॉर्नर है, तीसरा वो, चौथा ये, फिर ऊपर इस तरह से चारों पे चार कॉर्नर, तो टोटल कॉर्नर्स कितना हुआ? 8। तो किसी भी क्यूबिकल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे? 8। और इन सभी जगह एटम को रखा जाता। ठीक है, तो कॉर्नर्स पे रखे जा सकते हैं और रखे जाते हैं। दूसरा फेस सेंटर पे, यानी ये हो गया, फेस सेंटर के, ये क्या एक फेस है ना, इसको मैं एक फेस माना। ठीक है, टोटल क्यूब में कितने फेस हैं? ये देखो, एक तो ये फ्रंट वाला हो गया, एक इसके पीछे है, एक ये साइड वाला, इधर राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड वाला हो गया, ये टॉप वाला हो गया, ये बॉटम वाला हो गया, ये फेस बॉटम वाला हो गया, ये टॉप वाला हो गया, ये राइट, ये लेफ्ट, ये फ्रंट, एक पीछे जो कि दिख नहीं रहा। टोटल 6। तो एक फेस का मैं सेंटर जो होगा, यानी डायगोनल, अपोजिट डायगोनल को मिला दो, तो जहां पे वो कट करेगा वो फेस का सेंटर होगा। तो ये हो गया क्या? फेस सेंटर। तो इस तरह से हर एक पे क्या होगा? हर एक फेस पे एक सेंटर होगा। आया समझ में? तो ये फेस सेंटर हो गया, लिख लेना यहां पे, फेस सेंटर। ये कॉर्नर्स हो गया। ठीक है, अब इसको देख लो, ये क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल हो गया। अब पूरे बॉडी का सेंटर एक ही होगा ना, ये क्या हो गया? इसको हम लोग बोलेंगे
बॉडी सेंटर, ये बॉडी सेंटर हो गया, ठीक है। चलो, इसको मैं क्या बोल दिया, ये क्या है, एज हुआ, ठीक है। और एक क्यूब में, एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एजेस होगा, 12 हो जाएंगे। यानी एक ये हो गया, एक वो हो गया, 2 3 4, 4 इधर हो गया, 4 ऊपर, 8, और फिर ये वर्टिकल वाले 4, टोटल 12 एजेस हो गया, ठीक है। कर्नर्स 8 हो गया। बॉडी सेंटर एक ही होगा किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल में। फेस सेंटर हर एक 2 फेस में एक कॉमन होगा, ठीक है। अब एक एज सेंटर भी होगा, तो एज सेंटर, एज के जो बीचों बीच बनेगा उसको एज सेंटर बोलेंगे। यानी यहां पे ये क्या हो गया, एज सेंटर, ये एज सेंटर हो गया। इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, फेस डायगोनल, ये हो गया फेस डायगोनल, इस तरह से सब में होगा, ठीक है। चलो नोट करो। हो गया सबका। तो क्यूबिकल यूनिट्स कितने टाइप से हैं, तो ये 4 टाइप्स के हो जाएंगे। एक तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और थर्ड नंबर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और एक है फोर्थ नंबर एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो 4 आएगा, लेकिन हम लोग अभी लिखे थे यहाँ पे क्यूबिक के थ्रू कितना, 3, लेकिन यहाँ पे तो 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल है, लेकिन हम लोग को सिलेबस में जो है इसको स्टडी नहीं करनी है, 3 ही है, ये सिलेबस में नहीं है। यानी ये 3 तो पढ़ना है, इसीलिए वहाँ पे 3 ही उसको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसको सिंपल क्यूबिक यानी एससी क्यूबिक बोल सकते हैं, यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको क्या बोल सकते हैं, बीसीसी
इसको शॉर्ट में बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको बोल सकते हैं एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको ईसीसी यानी एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। लिख लो FC। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव सेल इसको बोलेंगे। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे बनेगा, यानी इस केस में इस सेल में एटम्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव सेल में कॉर्नर्स पे एटम्स रखे जाएंगे, ठीक है, दूसरे साइड पे नहीं रखे जाएंगे। तो प्रिमिटिव्स बनेंगे सिर्फ और सिर्फ एटम्स को कॉर्नर्स पे रखने से, यानी इस तरह का। और ये प्रिमिटिव सेल होगा, एटम को सिर्फ कॉर्नर पे रखे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया है इधर। चलो नोट करो। अब चलो यहां बताओ कि कॉर्नर्स टोटल कितने हैं, 8, और सिंपल क्यूबिक में यानी प्रिमिटिव्स में सिर्फ कॉर्नर पे ही रखे जा रहा है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, कितना होगा, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना होगा, टोटल एटम कितना कंट्रीब्यूट करेगा सिंपल क्यूबिक में, 1 होगा, क्योंकि एक कॉर्नर में कितने एटम्स होंगे, 1/8, क्योंकि एक यूनिट सेल अगर देखा जाए कॉर्नर्स पे जो है यानी अदर 8 जो है से क्या हो कंट्रीब्यूट कर रहा, ठीक है। जैसे ये अगर मैं लिया तो इधर से एक, यानी ऐसे इसको समझो, यहाँ पे इसको मान लो,
ठीक है, इसको ऐसे क्यूबिकल तो है नहीं, इसको मान लो क्यूबिकल है। ठीक है, ये कॉर्नर हुआ, एक ये कॉर्नर, ये तो ये कॉर्नर यानी एक इधर रूम होंगे, यानी एक इधर इस तरह के क्यूब होंगे, एक कॉर्नर इसके लिए ये हो गया कॉमन, फिर इधर से होंगे, फिर इधर से भी होंगे और इधर से भी, 4 हो गया, और 4 ऊपर से, टोटल कितना हुआ 8 यूनिट सेल। तो 8 यूनिट सेल उसको कॉमन कर रहा है ना, इसका मीनिंग एक पे कितना आ रहा है 1/8। तो इसलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या लिखेंगे, यानी एक पे क्या कर रहा है 1/8 यूनिट, तो 8 पे कितना करेगा, तो 8 इंटू 1/8, टोटल 1 एटम कंट्रीब्यूट कर रहा हूं सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स के थ्रू। ठीक है, तो यहां एक और पॉइंट लिख लेना, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थ्रू कॉर्नर्स, ये सिर्फ जो भी आया कॉर्नर्स के थ्रू आया, इसमें कॉर्नर्स ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है, तो थ्रू कॉर्नर्स 1 एटम। सेकंड, बॉडी सेंटर, यानी सिंपल में लिख रहा हूं कि बीसीसी यूनिट सेल। तो बीसीसी में क्या कर रहा है यहां पे, एटम्स कॉर्नर्स पे होंगे, सभी कॉर्नर्स पे, और कहां पे होंगे, एक बॉडी सेंटर पे होंगे। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन बीसीसी, कितना हो जाएगा, कॉर्नर्स के थ्रू तो सेम रहेंगे जितना यहां पे आया है, तो यहां पे थ्रू कॉर्नर्स कितना 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1 एटम, यहां भी होंगे, और बॉडी सेंटर पे है, तो बॉडी सेंटर पे कितना है 100% कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक ही है, इसका मीनिंग की कितना 1 एटम। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 2 एटम्स इन बीसीसी। यानी ये एटम जो है 100% कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी 1 एटम। इसमें कितना परसेंट कर रहा है, इसमें कॉर्नर्स वाले एक एटम जो है 1/8 तो कर रहा है, तो कितना परसेंट कर रहा, कितना 1.5, 12 हाँ ठीक है, यानी 12.5 करेंगे। ठीक है, यानी ये जो है कंट्रीब्यूट कितने कर रहा है 12.5%। ठीक है, तो इसमें लिख लेना एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर्स प्लस एट बॉडी सेंटर। ठीक है, इसमें बीसीसी के लिए क्या होनी चाहिए, एटम्स को कहां कहां पे रखे जा सकते हैं, ऑल कॉर्नर्स पे और एक बॉडी सेंटर पे।
थर्ड पॉइंट लिखना ना, एफसीसी यूनिट सेल। तो एफसीसी यूनिट सेल के लिए एटम्स को कहां कहां पे रखे जाएंगे? एटम्स आर प्लेस्ड एट ऑल कॉर्नर्स प्लस एट कहां पे? ऑल फेस सेंटर्ड। इसमें बॉडी सेंटर पर नहीं होगा। ये कॉर्नर्स वाले हो गए। एक बॉडी सेंटर में दिखा दे रहा हूं यहां पे। तो बॉडी सेंटर पे जो एटम्स को रखे जा रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 50% है, क्योंकि दो में कॉमन है एक। ठीक है, दो में एक कॉमन है, इसका कंट्रीब्यूशन इन 50% है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया यहां पे एफसीसी में? इन एफसीसी कितना हो जाएगा? कॉर्नर्स के थ्रू 1 और फेस सेंटर के थ्रू कितना? यानी नंबर ऑफ कॉर्नर्स अपॉन 8 प्लस नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड फेसेस अपॉन 2, क्योंकि हाफ कॉमन कर रहा है, दो में एक कॉमन है। तो यानी 50% इन 1/2, तो कितना हो गया? यानी 8/8 प्लस 6/2, तो 4 हो गया। टोटल फेस कितना? 6 है, दो में एक कॉमन है, यानी एक पे कितना? हाफ। इसलिए टोटल कॉर्नर्स अपॉन 8 कर लिया, टोटल फेस अपॉन 2, 4 एटम्स हो गया।